नमस्कार दोस्तों, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स में आपने अभी तक इंग्लिश मीडियम के काफी वीडियोस को सुना, जिसमें हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के सभी टॉपिक्स के कवर किया है। इसके साथ साथ अब हमने हिंदी मीडियम की श्रृंखला भी स्टार्ट की है, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी जो हिंदी मीडियम में वीडियो, जिनका हिंदी मीडियम है और जो इंग्लिश को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते, तो उनके लिए हमने हिंदी मीडियम की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम प्योरली हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बेटे, एलसीएम आपको पता ही है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में हम इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जहां भी लघुत्तम समापवर्तक होगा वहां हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। ऐसे ही महत्तम समापवर्तक, इसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, हमें उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सपोज आपको मैंने लिख दिया 120, और 120 का मुझे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहली चीज क्या है, हमें क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर चेंज हो जाएंगी। जैसे 120 है, 120 को हमने देखा भाई 2 इसमें है, ठीक है, 8 पे जा रहा है, 8 गुना 15 लिख सकते हैं। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और 15 को 3 गुना 5। अब देखिए इसमें अगर अब ध्यान से देखा जाए तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 गुना 5। ये 120 का अभाज्य गुणनखंड है। या आपने स्कूलिंग में से सीखा होगा इस तरीके से, 120 आपने यहां लिखा, फिर आप पहले 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 60 पे, फिर 2 पे जाएगा 30 पे, फिर 2 पे जाएगा 15 पे, ठीक है, फिर 3 पे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा 1 पर। ठीक है, तो अब ये जो सारी चीजें आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 5। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो ये एक तरह से हमारी क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, या क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में देखते ही आपके माइंड में हो जाता है भाई इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाल पाएंगे। इस तरह से हम सोच के अपना अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट किया तो इस पे 1-2 तरह के छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी सीखे थे अभी यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर ही। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया 120, एक नंबर 120 है। ठीक है, आपको ये कहेगा 120 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए, छोटी संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, या ठीक है, या कह देगा ये पूर्ण घन हो जाए। अब आपको पता है ये वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, घन क्या होता है, क्यूब। ठीक है, 120 को किस छोटे से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अब एक बात समझो, कोई भी संख्या जो पूर्ण तरीके से वर्ग है, ठीक है, जो एक तरह से कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी संख्या जो एक कंप्लीट स्क्वायर है या पूर्ण तरीके से वर्ग है, उसमें सभी अभाज्य संख्याओं की जो पावर है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। सभी प्राइम नंबर्स की पावर क्या होनी चाहिए, इवन नंबर। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें, 2 की पावर कितनी है, 3, ये तो ओड नंबर है, तो इवन करने के लिए मुझे 1 2 से और गुना करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे 3 का पावर 1 है, 1 3 से गुना करना पड़ेगा, 5 का पावर 1 है, 1 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 3 और 5। इसको अगर 2 गुना 3 गुना 5 से गुना कर दिया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 को 2 तिया 6 पंजा 20, 2 तिया 6 पंजा 30, मतलब 120 को अगर 30 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगली चीज होती है पूर्ण घन। पूर्ण घन से क्या मतलब है,
भाई एक संख्या हमारे पास में 120 है, क्वेश्चन ये है 120 को किस संख्या से गुना किया जाए छोटी छोटी संख्या से ये पूर्ण घन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो 2 का पावर 3 है, ठीक है, ये ऑलरेडी घन है। अब मेरे पास में 3 और 5 बचा, तो 3 को किससे गुना करें, 3 स्क्वायर से, क्योंकि घन बनाने के लिए जो पावर है संख्या की वो एक 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का पावर 2 हो गया, तो गुना कर देंगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 को 5 की पावर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। तो हम क्या कह सकते हैं, 9 गुना 25, 225। इसका मतलब क्या है कि 120 को 225 से गुना किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। किसी भी संख्या में अगर हमें उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा बहुत कई बार बुक की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल मुझे हिंदी मीडियम में ज्यादा आता नहीं। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, क्या कहते हैं, गुणज, ठीक है। और फैक्टर को हम कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड। कहीं गलती हो लिखने में तो उसे माफ कर दीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हिंदी मीडियम पढ़ा है, बहुत साल हो गया। गुणज और गुणनखंड, ठीक है। तो अब पहली चीज क्या है, किसी भी सवाल में अगर हमें एलसीएम निकालना है, मतलब गुणज निकालना, लघुत्तम क्या निकालना है, गुणज निकालना। गुणज होते हैं जैसे 2 के हमें गुणज निकालने हैं तो 2, 4, 6, 8 उससे बड़े होंगे, और जो गुणनखंड है वो उससे छोटे होंगे। जैसे मान लो आपको 12 के गुणनखंड निकालने हैं तो 1, 2, 3, 4 और 6। तो एक चीज हमें पता है, जो गुणज है वो गिवन नंबर से बड़ा होगा और गुणनखंड गिवन नंबर से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी सवाल में लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो गिवन नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब इसको निकालने की 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, पहले इसी को सीख लें, अभाज्य गुणनखंड से, जिसको हम कहते हैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं, 36 है और एक 40 है और एक हमारे पास में 60 है। हमें इसका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहला मेथड हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से। इसका क्या मतलब होता है, जो भी संख्याएं आपको दे रखी है आप उसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। 36 है, हमें पता है 4 गुना 9, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। 40 है तो 40 8 गुना 5, 2 की पावर 3 गुना 5। फिर 60 है, 60 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 15, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5। ये समझ में आता है, ठीक है। अब अगला काम, अगर मुझे लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम ये देख लेते हैं इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी है। एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। लघुत्तम समापवर्तक निकालते टाइम जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख दो, ठीक है। अब लघुत्तम मतलब छोटा, तो अभाज्य संख्याओं की पावर क्या लेनी है, बड़ी। ध्यान देंगे, मतलब याद करने का तरीका क्या है, भाई पहले आप जितनी अभाज्य संख्याएं उनको लिख दो, फिर उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो आपने लगानी है। देखो 2 का यहाँ पावर 2 है या 3 और ये 2, 3 हो गया। 3 का पावर 2 है, इधर 1 तो ये 2 हो गया। 5 का पावर 1 है तो इधर 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। क्या बना, 8 गुना 9 गुना 5, तो 40 9 360। तो हम क्या कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 360। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो विधि है, ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसका नियम क्या है, जब आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं उस केस में सभी अभाज्य संख्याओं को आप ले लो, सभी अभाज्य संख्याओं को आपने ले लिया और उसके बाद में उनकी पावर क्या करनी है, मैक्सिमम। सभी अभाज्य संख्याओं को आपने लिया और पावर क्या करनी है, मैक्सिमम। यहां से क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। और वहीं अगर मुझे इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, वहीं अगर मुझे इसका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो नियम क्या है, नियम सीधा है, आप पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सेम। तो क्या बना,
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यहां हो गया 2 क्यूब इंटू 5, और यहां हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। हमने क्या किया, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब अगला काम क्या है, HCF निकालते टाइम जो तीनों में कॉमन प्राइम नंबर है, तीनों में जो कॉमन अभाज्य संख्या है वो लिखेंगे। मतलब यही फर्क पड़ता है, लघुत्तम समावर्तक निकालते टाइम हम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, और महत्तम समावर्तक निकालते टाइम जो उसमें कॉमन है, कॉमन मतलब देखो ध्यान से देखो, 2 इसमें है, इसमें और इसमें है, तो 2 लिख दिया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें है तो 3 नहीं लिख सकते। 5 इसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं लिख सकते। तो कॉमन अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालते समय उस कॉमन अभाज्य संख्या की छोटी पावर लेनी है आपने, सबसे छोटी पावर। देखिए यहां पर 2 की सबसे छोटी पावर 2 है, यहां 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3, और यहां कितनी है, 2। इसका मतलब सबसे छोटी पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 कर दीजिए 4, तो हम क्या कह सकते हैं, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो कितना हो जाएगा, 4। समझिए दोबारा से, ये हमारी पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको क्या कहती है, किसी भी सवाल के अंदर अगर आपने लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या तरीका है, आप पहले संख्याओं को लिख देंगे। संख्याओं को लिखने के बाद हम उनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 36 है, ऐसे निकाल दिया इस तरह से। फिर उसके बाद में जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप लिख दो, 2, 3 और 5, ये अभाज्य संख्याएं होगी। अब इनकी पावर क्या लेनी है मुझे, लघुत्तम समावर्तक निकालते टाइम इनकी पावर लेनी है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो क्या बना, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो क्या हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू 5 कितना हुआ, 360। तो अब ये कह सकते हैं लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 360। वहीं अगर मुझे इसका महत्तम समावर्तक निकालना है तो महत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए जो हमने सभी अभाज्य संख्या लिखी उनमें से जो कॉमन है उनको ले लो आप। तो देखो कॉमन कितना है, 2 कॉमन आया, 2 लिख दिया, और पावर क्या लिखेंगे, छोटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली विधि होगी जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर इसी सवाल को हम निकालते हैं दूसरी विधि से, भाग विधि से। ठीक है, यहां पर क्या था हमारे पास में, जैसे जो नंबर थे क्या थे, 36, 40 और 60। ठीक है, 36, 40 और 60। अब इनको हम निकालते हैं भाग विधि से, 36, 40 और 60। ठीक है, अब देखिए अगर इनको हम भाग विधि से निकालें तो ये लिखा मैंने 36, 40 और 60। पहले देखो 2 कॉमन आ रहा है, 18, 20 और 30। फिर 2 आया, 9, 10 और 15। ठीक है, अब 3 कॉमन आ सकता है, 3, 10 और 5। 5 कॉमन आ सकता है, 3, 2 और 1। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन सबको गुना कर दो, तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 और 9 72, 5, 360। तो लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया, 360। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप किसी भी सवाल का लघुत्तम समावर्तक या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, या उसको निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भी हम भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, पहले बड़ी संख्या 60 है, उससे छोटी 40। पहले हम 60 और 40 का भाग विधि से निकालेंगे। यहां 60 लिखा हमने, इसे हमने 40 से डिवाइड कर दिया, 40 1 पे जाएगा 40, माइनस करिए 20। फिर जिस चीज से डिवाइड किया था वो यहां लिखिए, 20 2 पे जाएगा 40। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इनका, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब ये 36 है, तो यहां मैंने लिखा 36, इसको 20 से डिवाइड किया, 1 पे जाएगा 20, कितना बचा 16। यहां लिखा मैंने 20, 1 पे जाएगा 16, कितना बचा 4, 16, 4 पे जाएगा 16, ये कट गया। इसका मतलब अब 20 और 36 का कितना है, 4। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से समझिए, बहुत आसान बातें हैं ये, आपने सभी बातें अपने स्कूलिंग टाइम में सीखी हुई हैं, समझी हुई हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हम यही सीख रहे हैं भी अगर हमें संख्याएं दे रखी हो तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक किस तरह निकालेंगे, तो ये निकालने का हमारा तरीका है। इस तरह से हम उनका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है, ये हमने जो लघुत्तम या महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा, ये हमने सीखा अगर हमारे को पूर्णांक दिए हुए, इंटीजर दिए हुए। कई बार हमें भिन्न दे रखी होती है, फ्रैक्शन दे रखी होती है, और हमें फ्रैक्शनों का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सीधा तरीका है। अगर आपने भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या होता है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक हरों का महत्तम समापवर्तक। मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश जो होते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, वही अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ डिवाइड बाय हरों का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ डिवाइड बाय हरों का एलसीएम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, एक हमें दे रखा है 5/6, 5/8, 5/6, 5/8। ठीक है, और दे रखा हमें 10/21 और 2/3। हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली देख सकते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का मतलब है अंशों का लघुत्तम समापवर्तक। तो 5, 5 और 10 का एलसीएम। एलसीएम मुझे किसका चाहिए, 5, 5, 10 और 2 का। और एचसीएफ किसका चाहिए मुझे, 6, 8, 21 और 3 का। यही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको 5, 5, 10 और 2 का एलसीएम चाहिए तो हमें पता है इनका एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। सिंपल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम कितना हो गया, 10 बाय, अगर हमें 6, 8, 21 और 3 का एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, 10। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ इन भिन्नों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। राइट, ऐसे ही अगर हमें इन भिन्नों का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अगर इन भिन्नों का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अंशों का एचसीएफ 5, 5 और 2 का एचसीएफ कितना हो गया, 1, और 6, 8, 21 और 3 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 6, 8, 21 और 3 का। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। भाई 6 को लिख लो 2 गुना 3, 8 को लिख लो 2 क्यूब, 21 को लिख दिया 3 गुना 7 और 3। अब ये लिखा हमने 1/में। अब देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 लिखा पहले, 3 लिखा और 7 लिखा। एलसीएम निकालने में मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, और 7 का 1। ठीक है, क्या बना, 1/8 गुना 3 गुना 7, तो 24, 7, 168, 1/168। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और लघुत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर हमें भिन्न दे रखी है तो भिन्नों का अगर हम लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालें तो इस तरीके से हम भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारे सवालों का आंसर किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक एक करके समझेंगे। पहला, दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं की गुना किसके बराबर होती है, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का एलसीएम। मतलब अगर हमारे पास में दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और ये बता रखा है एक संख्या इतनी है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको मैं कहूं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है ये 4 के बराबर है, ठीक है, और उन संख्याओं का जो एलसीएम है ये बराबर है हमारे पास में, एचसीएफ 4 के बराबर है, एलसीएम बराबर है 120 के, नहीं एलसीएम बराबर है मान लीजिए 480 के, ठीक है। अब आपको ये कह दे अगर उनकी पहली संख्या जो है
24 है, बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपल HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 480 बटा 24, 24 जाएगा 2 पे 20, 20 चौक 80। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन है तो पहली संख्या अगर हमें 24 दे रखी है तो उसमें दूसरी संख्या क्या होगी, 80 होगी। ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है बिल्कुल बेसिक सी है, अगर दो संख्याओं की जो गुना है, दो संख्याओं की गुना किसके बराबर होगी, दो संख्याओं का HCF इंटू दो संख्याओं का LCM, इसके बराबर ये इनकी गुना होगी। तो यहां से हम अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का HCF दे रखा है, मतलब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमें दे रखा है। मान लीजिए ये हमारा x के बराबर है, किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, संख्याएं मान सकते हैं, संख्याएं अज्यूम कर सकते हैं। कैसे, पहली संख्या हमारी हो जाएगी XA और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, XB। मतलब अगर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमें x दे रखा है तो ऐसे सवाल में हम अपनी संख्याओं को मान सकते हैं, जिसमें पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी XA और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी XB, ठीक है। जहां पर A और B आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर का होता है मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं है। A और B का HCF कितना है, 1 है। ये कंडीशन है इसकी, मतलब अगर दो संख्याओं का HCF हमें x दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को मान सकते हैं। हमने पहली संख्या मान ली XA और दूसरी संख्या क्या मान ली XB, ठीक है। और जहां पर कंडीशन क्या है, A और B आपस में क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, राइट। ऐसे ही इसी उसमें अगर हमें इस क्वेश्चन में इन संख्याओं का एलसीएम लिखना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, XAB। क्या लिख सकते हैं, XAB। मतलब संख्याओं का HCF x है, संख्याएं x और XB हैं, तो अगर हमें उनका लघुत्तम समावर्तक लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, XAB। x इंटू A इंटू B, ये उनका लघुत्तम समावर्तक है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं आजकल। जैसे मान लीजिए हमें दो संख्याओं का HCF दे रखा है 4, दो संख्याओं का HCF कितना है, 4 है। फिर हमें ये कह दिया उन दोनों संख्याओं का जोड़ 40 के बराबर है, 40 के बराबर है, ठीक है। बताइए कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं जिनका जोड़ तो 40 के बराबर है और उनका HCF कितना है, 4 है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका, हमने संख्याएं मान ली 4A और 4B, ठीक है। जहां कंडीशन ये है A और B आपस में क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। हमने संख्याएं मान ली 4A और 4B, और A और B आपस में क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। फिर हम क्या करेंगे, हमें दोनों संख्याओं का जोड़ 40 दे रखा है, तो हम लिख देंगे 4A प्लस 4B, ये वैल्यू 40 के बराबर है। तो यहां से A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अगली चीज, अब अगर A प्लस B की वैल्यू 10 है तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, हम मान लीजिए अब A और B आपस में कौन सी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का क्या मतलब है, को प्राइम्स है। मान लीजिए A 1 है तो B कितना है, 9, A 2 है तो B 8, पहले वैसे पेयर लिख लो, 3 है तो 7, 4 है तो 6, 5 है तो 5, फिर से 6 4 हो जाएगा क्योंकि हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही संख्या लेंगे। अब आप ये देखिए इसमें अभाज्य संख्याओं का ग्रुप कौन कौन सा है, क्या 1 और 9 अभाज्य संख्या है, यस। 2 और 8 है, नहीं, क्योंकि 2 और 8 में 2 कॉमन है। ऐसे 3 और 7 अभाज्य है, यस। 4 और 6 अभाज्य है, नहीं। 5 और 5 अभाज्य है, नहीं। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं इसमें 1 9 3 और 7 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो दो ग्रुप बने। तो हम ये कहेंगे ऐसे दो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, तो ऐसे 2 पेयर पॉसिबल है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो क्या याद रखना आपने, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें HCF दे रखा है
और एचसीएफ देने के बाद में या तो संख्याओं का योग दे दे या उनकी गुना दे दे, या हमें ये कह दे कि उन संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके बराबर है, या आपको संख्याओं का जो एचसीएफ इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, सिंपल आप ऐसे मान लीजिए 4a और 4b, अब दोनों का योग हमें दे रखा है 40, तो a प्लस b कितना आ गया, 10 आ गया। बस अब आप इसे सॉल्व करिए और यहां से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम अपना महत्तम और लघुत्तम समावर्तक को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अब जो हम क्वेश्चन सीखेंगे ये इनके यूज के क्वेश्चन है। देखो ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, पता चल गया अभी लघुत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे भी किस किस तरह के क्वेश्चन में हम इनको यूज करते हैं, या इसको कह लीजिए इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में पहली तरह का क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन। फर्स्ट वैरायटी का जो क्वेश्चन है ये हमारा बेस्ड होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस, या हम कह दें वृत्तीय दौड़, वृत्तीय दौड़, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 आदमी हैं और तीनों आदमी एक सर्कल का राउंड लगा रहे हैं, मतलब तीनों आदमी एक दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक आदमी ए है, एक आदमी बी और एक आदमी सी है। ए हर 25 सेकंड में राउंड पूरा कर देता है, बी हर 20 सेकंड में राउंड पूरा कर देता है, और सी राउंड पूरा करने में 30 सेकंड लेता है। मतलब 3 आदमी थे ए बी सी, ए हर 25 सेकंड में राउंड पूरा कर देगा, बी 20 सेकंड में और सी 30 सेकंड में। क्वेश्चन ये है अगर तीनों ने एक ही समय से भागना, एक ही जगह से एवं एक ही समय से, एवं एक ही समय से दौड़ना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें, तो कितने समय के बाद में, कितने समय के बाद में पहली बार दौड़ के शुरुआत करने के स्थान पर, दौड़ के शुरुआत करने के स्थान पर मिलेंगे, शुरुआत करने के स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा सवाल है। मतलब जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था उसी स्थान पर पहली बार कितने समय के बाद में मिलेंगे। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इस सवाल के आंसर में हम क्या करते हैं, हम इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों की टेबल में है। जैसे ए है, ए हर 25 सेकंड के बाद में यहां पर पहुंचेगा, तो पहली बार 25 में, फिर 50 में, फिर 75 में, फिर 100 में, ऐसे चलेगा। ऐसे बी हर 20 सेकंड के बाद में पहुंचेगा, तो 20, 40, 80, 100, और सी हर 30 सेकंड के बाद में पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें 25, 20 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है। यहां हमने लिखा 25, 20 और 30। वैसे तो हम बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं 300 हो जाएगा आंसर। चलो हम सोल्व कर देते हैं। 5 कॉमन आ रहा है, 5, 4 और 6। 2 कॉमन आ जाएगा, 5, 2 और 3। 3 दूनी 6, 5, 30, 2 60 और 5 300। तो हम ये कह सकते हैं 300 सेकंड के बाद में वो पहली बार इसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया। ठीक है। अब पूछे आपसे दूसरी बार कितने समय में मिलेंगे, तो आप 300 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तीसरी बार पूछेगा तो क्या कर देंगे, 300 का 3 गुना कर देंगे, 900। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। या एक जनरल बात है, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कितने समय के बाद में वो कार्य दोबारा होगा, तो ऐसे हर जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम को यूज करते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसी का दूसरा एप्लीकेशन समझे, सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चन होता है, ये घंटियां वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें कहता है हमारे पास में 3 घंटियां हैं और पहली घंटी जो है हर 5 सेकंड के बाद में बजती है, दूसरी घंटी हर 15 सेकंड के बाद में बजती है, और तीसरी घंटी हर 20 सेकंड के बाद में बजती है। 3 घंटियां हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए कितने समय के बाद में ये घंटियां दोबारा बजेंगी। सीधा काम है, जब भी आपसे पूछे कितने समय के बाद में ये कार्य दोबारा से होगा,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल एलसीएम ले लें तो 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो हम ये कह सकते हैं 60 सेकंड के बाद में ये घंटियां दोबारा से बजेंगी। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए बताइए 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो मैं ये बताया भी 60 सेकंड में ये घंटियां एक बार बजती हैं, मतलब 1 मिनट में एक बार बजती हैं। अब 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 120 बार बजेंगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। राइट, तो घंटियों वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लाइट्स का क्वेश्चन। जैसे आपको बोला जाए एक लाइट, मतलब 3 लाइटें हमारे पास में, जिसपे क्या लिखा हुआ है, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। क्या लिखा हुआ है उस पे, दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब आपको ये कहता है कि जो दिनेश वाली लाइट है ये हर 10 सेकंड के बाद में फ्लैश होती है या एक बार जलती है। ठीक है, और मिगलानी वाली लाइट हर 15 सेकंड के बाद में जलती है, और ट्यूटोरियल वाली लाइन हर 20 सेकंड के बाद में जलता है। मतलब ये जो हमारे तीनों अक्षर हैं, दिनेश जो है वो हर 10 सेकंड के बाद में फ्लैश करेगी लाइट, और मिगलानी वाली 15 सेकंड के बाद में, ट्यूटोरियल्स वाली 20 सेकंड के बाद में। अब आपसे ये पूछता है कि अगर एक साथ तीनों ने फ्लैश किया, कितने टाइम के बाद में वो दोबारा से तीनों एक साथ फ्लैश करेंगी। तो हमारा आंसर बिल्कुल सीधा है, हमने 10, 15 और 20 का लघुत्तम स्वावर्तक ले दिया, हमारा आंसर हो जाएगा 10, 15, 20 का कितना हो गया 60। तो हम ये कह सकते हैं 60 सेकंड के बाद में तीनों लाइट्स फिर से जलेंगी। राइट, अब अगली चीज जो है वो ये है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको ये कहेगा कि दिनेश वाली जो लाइट है 10 सेकंड के बाद जलती है, जलने के बाद में ये लाइट 5 सेकंड तक जलती रहती है, ये लाइट 5 सेकंड तक जलती रहती है। ऐसी मिगलानी वाली लाइट 15 सेकंड के बाद में जलती है, और जलने के बाद में ये लाइट 5 सेकंड तक जलती रहती है। और ट्यूटोरियल्स वाली लाइन जो वर्ड है वो 20 सेकंड के बाद में जलता है, और एक बार जलने के बाद में वो 5 सेकंड तक फ्लैश होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है कितने समय के बाद में वो दोबारा से एक साथ फ्लैश करेंगी। तो ऐसे किसी भी सवाल के अंदर जहां हमें ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, 10 में 5 जोड़ दीजिए कितना हुआ 15, 15 में 5 जोड़ दिया कितना हुआ 20, 20 में 5 जोड़ दिया कितना हुआ 25। अब आप 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल दीजिए, ये हमारे सवाल का आंसर है। सिंपल, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा टाइमिंग का फ्रेम दे दिया, तो उस सवाल को करने का क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, जितना टाइमिंग आपको दे रखा है आप वो टाइम उसमें जोड़ दो, और टाइम जोड़ने के बाद में आप क्या निकाल देंगे, उसका एलसीएम निकाल देंगे, और वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर अब हम एलसीएम निकालें 15, 20 और 25 का, 15, 20 और 25 का एलसीएम हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब 60 और 25 का निकालना है तो वो 300 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 300 सेकंड के बाद में ये लाइटें एक साथ फिर से जलेंगी, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमें ये चीज बतानी है कितने समय के बाद में ये दोबारा से एक साथ फिर जलेंगी, एक साथ फिर कार्य करेंगी, तो वहां पर हमें क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकाल देना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। राइट, फिर देखिए इसी सीक्वेंस के अंदर जो तीसरी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं नंबर बेस्ड। ये क्वेश्चंस होते हैं नंबर बेस्ड, संख्याओं पर आधारित, जिसको हम क्या कहते हैं, संख्याओं पर आधारित। ठीक है, अब इसमें कुछ 3-4 तरह के क्वेश्चंस है, एक करके समझेंगे। पहली तरह का जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ संख्या बताइए जो 2, 3, 5 और 6 से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जो 2, 3, 5 और 6 से पूर्णतः डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो इससे डिवाइड हो, तो हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम स्वावर्तक। तो 2, 3, 5 और 6 का आप लघुत्तम स्वावर्तक निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो हम ये कह सकते हैं अभी वो जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी 30 होगी।
ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, आपको ये कहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित किया जाए तो हर केस में एक शेषफल बचे, मतलब 1 रिमाइंडर बचे। ठीक है, 2, 3, 5 से अगर विभाजित किया जाए हर केस में कितना रिमाइंडर बचे? 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ये पता भी हर जगह कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो हमने 2, 3, 5 कैल्शियम लिया, 2, 3, 5 कैल्शियम कितना आ गया? 30 आ गया। हर केस में एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 जोड़ दो, 30 और 1 कितना हो गया? 31। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 31। तो 31 हमारी वो छोटी छोटी संख्या है जिसको अगर हम 2, 3, 5 से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। ये हमारा आंसर है। तीसरा सवाल होता है वह छोटी छोटी संख्या निकालो जिसे 2, 3, 5 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए तो शेषफल जो है वो क्रमशः 1, 2 और 4 हो। मतलब जब उसको 2 से भाग करें तो शेषफल कितना हो? 1। 3 से भाग करें तो शेषफल कितना हो? 2। और 5 से भाग करें तो शेषफल कितना हो? 4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, देखो हमने अपनी संख्या को 2, 3 और 5 से भाग किया। ठीक है, जब हम उसे 2 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। 3 से करते हैं 2 और 5 से करते हैं 4। इसका क्या मतलब हुआ? 2 से भाग करें तो 1 बचना चाहिए, 3 से करें तो 2 और 5 से करें तो 4। अब 2 में से आप 1 को माइनस करो, कितना आएगा डिफरेंस? 1 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करो, कितना? 1। 5 में से 4 को माइनस करो, कितना? 1। तो अगर ये क्रमशः इनका आपस में जो डिफरेंस बराबर है तो उस केस का तरीका बिल्कुल सीधा है। आप 2, 3, 5 कैल्शियम निकाल लो और जितना ये डिफरेंस आ रहा है वो उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे किसी भी सवाल के अंदर आपने क्या करना है, आप 2, 3 और 5 कैल्शियम निकाल दो। ठीक है, और 2, 3 और 5 कैल्शियम निकालने के बाद में 2, 3, 5 कैल्शियम कितना आ गया? 30 आ गया। और 1 डिफरेंस आ रहा है, 30 में से 1 माइनस कर दो। 30 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 29। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं हमारी संख्या कितनी होगी? 29। हम चेक कर सकते हैं। 29 को आपने 2 से डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर बचा? 1। 29 को आपने 3 से डिवाइड करा, शेषफल कितना बचा? 2। 29 को आपने 5 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचा? 4। तो हम ये कह सकते हैं 29 हमारी वो छोटी छोटी संख्या है जिसको अगर हम 2, 3 और 5 से भाग किया जाए तो हमारे पास में जो शेषफल है क्रमशः 1, 2 और 4 होंगे। ठीक है, अब इसी सवाल के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया जाए। ये हमारी वो पहली छोटी छोटी संख्या है। अब आपसे पूछ ले दूसरी संख्या बताओ। तो देखो पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें इसमें जो भी हमारा संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है वो ऐड कर देंगे। तो दूसरी संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इस केस में पहली संख्या कितनी आई? 31। तो हम इसमें 30 ऐड कर देंगे। 31 में 30 ऐड करोगे तो संख्या कितनी आ गई? 61। ऐसे ही इस केस में पहली संख्या कितनी आई? 29। और हमने 2, 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 29 में हमने 30 ऐड कर दिया तो 29 जमा 30 कितना हो गया? 59। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले केस में हमारे पास में जो छोटी छोटी संख्या आएगी वो 30 आएगी और दूसरी ऐसी संख्या निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी? 60। ऐसे ही दूसरे केस में जो छोटी छोटी संख्या आएगी वो कितनी बनेगी हमारे पास में? 31। और अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 31 जमा 30 कितना आंसर हो गया? 61। ऐसे ही तीसरे केस में जो छोटी छोटी संख्या आएगी वो कितनी बनी मेरे पास में? 60। पहले कितनी आई? 29। और अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो इनका हमने एलसीएम लिया 30। तो 29 में 30 जोड़ दिया, कितना हो गया? 59। 59 हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है बताइए छोटी छोटी 4 डिजिट संख्या बताओ, या आपसे पूछेगा हाईएस्ट 3 डिजिट जो नंबर है वो बताइए क्या होगा, ऐसा। तो देखो हमें ये पता है हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 999 यही होता है। अब आपको आंसर करना है। देखो पहली संख्या हमारी 30 थी तो हम क्या करेंगे? इस 30 से इसको डिवाइड करेंगे या जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे।
एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 30 33 में जाएगा 990, तो 990 हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में से जितना डिफरेंस आ रहा है वो माइनस कर देंगे, 990 आंसर हो गया। दूसरे केस में देखो हमारी संख्या 990 आई, क्योंकि हमारा हर केस में शेषफल 1 है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें कितना हो गया 991। तीसरे केस में हमने क्या किया, हमें संख्याओं को जब 2 3 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 2 4 आता है, तो हमने 999 को इससे डिवाइड करा 30 से, ठीक है। तो हमें पता है अभी कहां डिवाइड हो रहा है, 990 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में शेषफल इस तरीके से चल रहा है भाई, 2 से डिवाइड करें तो 1, 3 से करें तो 2, 5 से करें तो 4, इनका अंतर एक आ रहा है। तो 990 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 989, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे कर देंगे, अदरवाइज हम ऐसे करेंगे। बाकी एडवाइस यही है, ऐसे क्वेश्चनों का हल जो होता है सबसे जो अच्छा समाधान है वो ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन हमें दिए होंगे, अगर तो सीधा क्वेश्चन है तो हम निकाल देंगे, बट अगर कहीं क्वेश्चन में आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन सबसे अच्छा वे है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे किस पर आधारित है, संख्याओं पर आधारित है। संख्याओं के बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हमारा है महत्तम समावर्तक का। महत्तम समावर्तक का जिसको हम कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको ये कहता है हमारे पास में एक कक्षा में 361 लड़के हैं, एक कक्षा में 361 लड़के हैं, ठीक है। और हमें ये कह दिया 570 लड़कियां हैं, ठीक है। कहता है हमें इन लड़के और लड़कियों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि हर सेक्शन में इनकी संख्या बराबर हो, हर सेक्शन में इनकी संख्या बराबर हो, पहली चीज। और प्रत्येक सेक्शन में या तो लड़कियां हो या लड़के हो, प्रत्येक सेक्शन में लड़के या लड़कियां हो, दोनों मिक्स ना हो, लड़के या लड़कियां हो दोनों मिक्स ना हो। ये 2 कंडीशंस हैं, ध्यान समझिए क्या मैंने बताया आपको। भाई हमारे पास एक कक्षा में 361 लड़के हैं और 570 लड़कियां हैं, हमें इन्हें 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर सेक्शन में उनकी संख्या बराबर हो, और दूसरा प्रत्येक सेक्शन में या तो लड़के हैं या लड़कियां हैं। तो आप ये बताइए ऐसे कम से कम कितने सेक्शन बनेंगे, कम से कम कितने सेक्शन बनेंगे। देखो कंडीशन क्या है, कम से कम मतलब मिनिमम, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, कम से कम सेक्शन अगर मुझे बनाने हैं, इसका मतलब प्रत्येक सेक्शन में लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा होंगी, ये आप समझ में आता है। अगर लड़के और लड़कियां कम से कम है, मतलब एक सेक्शन कम से कम बनाने हैं, वो तभी पॉसिबल है जब प्रत्येक सेक्शन में लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा होंगी। अब अगर लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा होंगी तो हमने क्या किया, हमें इनका क्या लेना है, HCF लेना है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब 361 और 570 को आपने यहां लिखा, 361 से डिवाइड किया, 1 पर जा रहा है 361, माइनस कर दिया, कितना हो गया ये 209। फिर लिखा हमने 361, 1 पे जा रहा है 209 माइनस किया, ठीक है। तो 11 में से हो गया 2, 5 और 1। फिर लिखा 209, 1 पे जाएगा 152, 7 और 5। फिर हमने लिखा 152, ठीक है। ये जाएगा आपका 2 पर 114, ठीक है। माइनस कर लिया हमने, कितना है 38। भाई इस तरह से अगर हम इसका हल करते हैं तो ये हमारे पास में लास्ट में कितना आ गया, 19 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं महत्तम समावर्तक जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 19 के बराबर आ रहा है। या संख्या में ऐसे दे रखी थी जैसे 361 है, हमें पता है 361 तो 19 का स्क्वायर होता है, तो साफ दिख रहा है ये 19 गुना 30 है, तो 19 HCF आ गया। तो हम ये कह सकते हैं एक कक्षा में 19 बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं,
हमें बताने हैं कितने संख्याएं बनेंगी सेक्शंस की। तो आप देख लीजिए अभी टोटल बच्चे जितने हैं 361 जमा 570 को आप 19 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास में सेक्शंस हो जाएंगे। भाई इतने सेक्शंस आपको कम से कम चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिसमें दो कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि हर सेक्शन में बच्चों की संख्या बराबर है, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रत्येक सेक्शन में लड़के और लड़कियों की प्रत्येक सेक्शन में या तो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों कंडीशंस को हम यहां पर फुलफिल कर सकते हैं अगर इस तरह से हम इसको करना चाहें तो। राइट, क्लियर। फिर इसका एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशंस में, और तो ये बहुत बेसिक सी बात है। क्या क्वेश्चन आता है, हमें 3 संख्याएं लिख देगा, ठीक है, 3 संख्याएं लिख देगा। मान लीजिए आपको लिख दिया 280, 160 और 170। आपको कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिससे इनको भाग किया जाए, जिससे जब इन तीनों संख्याओं को भाग किया जाए तो हर केस में शेषफल बराबर निकले। क्या क्वेश्चन है, 280, 160 और 170 3 संख्याएं हैं। हमें कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग किया जाए और हर केस में शेषफल क्या निकले, बराबर निकले। बहुत सीधा क्वेश्चन होता है, इसमें आप याद कर लीजिए। भाई आप इनका डिफरेंस ले लो आपस में। इनका डिफरेंस कितना आया 10, इनका डिफरेंस कितना आया 120। इन दोनों का आप HCF निकाल दीजिए, 10 आ गया। तो 10 हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको जब तीनों संख्याओं को भाग किया जाएगा तो हर केस में जो शेषफल है वो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। फिर से देखिए क्या किया हमने, हमारे पास में 3 संख्याएं दे रखी है। सवाल ये है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर निकालो जिससे जब इन तीनों संख्याओं को भाग किया जाए तो हर केस में जो शेषफल है वो बराबर निकले। तो नियम क्या है, नियम ये है आप इन तीनों संख्याओं का परस्पर अंतर ले लीजिए। ठीक है, हमने इनका डिफरेंस ले लिया 120 और इनका डिफरेंस ले लिया 10। अब 10 और 120 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इनका HCF 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या में लास्ट सवाल आप सीखेंगे, उसके बाद फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें अलग अलग तरह के और क्वेश्चन आएंगे जो आप समझ सकते हैं। हमें कहता है हमारे पास एक कपड़ा है, एक आयत शेप में कपड़ा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है भी एक दर्जी को इसमें कपड़े काटने हैं वर्गों के अंदर, वर्ग शेप में कपड़े काटने हैं। ठीक है, आपको यह बताना है कि वर्ग शेप में कपड़े काटने हैं, कम से कम कितने टुकड़े बने, कम से कम बराबर वर्गों के कितने टुकड़े बने, कपड़े के कितने टुकड़े बने, और कंडीशन ये दे रखी है कपड़े का कोई भी हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कोई भी वेस्टेज ना हो, कपड़े की कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं, अब देखो हमें इसे वर्गों में डिवाइड करना है। वर्ग का क्या मतलब होता है, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होंगी। मतलब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इस लंबाई को भी पूरा भाग करे और चौड़ाई को भी पूरा भाग करे। ठीक है, क्योंकि कोई भी पीस वेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्योंकि हमें इसे कम से कम वर्गों में डिवाइड करना है तो जो लंबाई होगी वर्ग की वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तो हमें क्या निकालना है, महत्तम स्वावर्तक। तो हम 18 और 20 का HCF निकाल देंगे, 2 आ जाएगा। मतलब हमें यह पता चल गया कि जो वर्ग बनेगा वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी, 2 ऐसे। ठीक है, तो बस अब सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो ये 20 लेंथ है तो कितने वर्ग बनेंगे इसमें, 10। ये 18 है तो कितने वर्ग बनेंगे, 9। ऐसी हर जगह ऐसी बनेंगे, 90 वर्ग बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं भी इस पीस ऑफ क्लॉथ को अगर हम डिवाइड करना चाहें
तो कितने वर्गों में डिवाइड किया जाएगा? 90 वर्गों के कपड़ों में डिवाइड किया जाएगा, जिससे कोई भी कपड़े का पीस खराब नहीं होगा पहली चीज, और सभी वर्ग आपस में बराबर होंगे। तो ये महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के सेशन के बारे में है, जिसमें हमने ये सीखा भी लघुत्तम और महत्तम समावर्तक आप कैसे निकालते हो, अलग अलग मेथड्स क्या क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज के अलावा हमने ये भी सीखा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आई एक्सपेक्ट आपको ये सब समझ में आया होगा। इस सेशन को आप 1-2 बार देखिए ध्यान से, जिससे अगर कहीं कोई आपको चीज नहीं समझ में आए तो आप उसे इजिली समझ सकते हैं। आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, जहां आप कोचिंग करने जाते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, उनके साथ में शेयर करिए। उनको बताइए कि दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर वो हर तरह के वीडियोस को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि वीडियोस को सुनने के बाद में किसी बच्चे का कोई सिलेक्शन होता है, वो भी आप मुझे मेरे फोन नंबर पे जरूर इंटीमेट करिए, जो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। धन्यवाद।